Good morning, children. Welcome back in your SST class. And let us continue the same chapter, the Constitution of India, and move on our next topic, that is equality. So, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर इक्वल स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. इक्वलिटी हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स. इक्वलिटी को सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट के रूप में प्रिजर्व किया गया है. तो इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी इज़ द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये डिस्क्रिमिनेशन का रिमूवल है अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. सो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. जितने भी सिटीजन्स हैं वो लॉ के आगे इक्वल हैं एंड एन्जॉय इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ ऑफ द लैंड. सो नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. So India being a land of diversity, a spirit of brotherhood among its people is necessary. इंडिया क्या है? इंडिया एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है. यहाँ डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते हैं और कोई अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. तो एक स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड यहाँ ज़रूरी है. सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सिटीजनशिप इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड स्ट्रेंथनिंग दिस सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो ये जो प्रिंसिपल है कॉमन सिटीजनशिप का, ये इसको डायरेक्ट किया गया है टू स्ट्रेंथन द सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जिससे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के सेंस को मजबूत किया जा सके नेशन के लिए. फ्रेटर्निटी इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय गिविंग इक्वल राइट टू ऑल. और फ्रेटर्निटी को हम ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सबको इक्वल राइट देके. ठीक है. सो फ्रेटर्निटी हाउएवर इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस द डिग्निटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ प्रिजर्व्ड एंड रेस्पेक्टेड. फ्रेटर्निटी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक यहाँ के हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को प्रिजर्व और रेस्पेक्ट नहीं किया जाए. सो मेंटेनिंग दिस डिग्निटी रिक्वायर्स ग्रांटिंग ऑफ सर्टेन जस्टिफेबल राइट्स टू ईच इंडिविजुअल. तो इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ जस्टिफाइबल राइट्स जो हैं यहाँ के सारे इंडिविजुअल्स को दिए जाएँ. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड सच राइट्स टू इंडिविजुअल्स. तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एम करती है कि कुछ ऐसे राइट्स सारे इंडिविजुअल्स को दिए जाएं. सम एग्जांपल ऑफ सच प्रिंसिपल्स इंक्लूड दिस पॉइंट्स. तो ऐसे ही प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट हैव बीन यूज्ड टू बेनिफिट ऑल सिटीजन्स इक्वली इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. तो जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के, इनको यूज़ किया गया है ताकि जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं इनको इक्वली बेनिफिट मिल सके. किस चीज़ में बेनिफिट मिल सके? इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. नेक्स्ट, द स्टेट इज़ बाउंड टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड एंश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स अटेन ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो स्टेट बाउंड है कि वो एक ह्यूमन कंडीशन क्रिएट कर सके वर्क के, एंड एंश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स अटेन ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अटेन कर सकें. नेक्स्ट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज एबोलिश्ड. ये जो अनटचेबिलिटी है इसको एबोलिश कर दिया गया था इंडिया में टू प्रिजर्व इंडिविजुअल डिग्निटी, जिससे सारे इंडिविजुअल्स अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व कर सकें. Next is socialism. So the term socialism was introduced in the preamble by the 42nd Amendment in 1976. जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है preamble में कि 42nd Amendment of 1976, this term socialism was introduced. While the original constitution did not mention any ideology, it did secure economic justice and equality of opportunity for all its citizens. So जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसमें कोई आइडियोलॉजी मेंशन नहीं की गई थी, बस उसमें इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिक्योर की गई थी सारे सिटीजन्स के लिए. सो द एडॉप्शन ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया हाउएवर डिड नॉट एबोलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो जो एडॉप्शन किया गया है सोशलिज्म का इंडियन प्रीएम्बल में, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश नहीं किया गया है. नाइदर डिड इट एनफोर्स नेशनलिज्म ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज इट वाज डन एल्सवेयर. और ना ही जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको नेशनलिज्म के लिए एनफोर्स किया गया है जैसा कि बाकी जगहों पे हुआ है. द रियल मीनिंग ऑफ द सोशलिज्म फॉर इंडिया वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी. तो
जो रियल मीनिंग है सोशलिज्म का इंडिया में वो क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना है। इट एम्ड एट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड मेंटेनिंग द सफरिंग ऑफ द पुअर एंड द बैकवर्ड पीपल। इनका मेन एम क्या है कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और पुअर और बैकवर्ड लोगों की सफरिंग को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें। इट envision a mixed economy, that is growth of agriculture with industrialization in India. इनका मेन एम क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर के ग्रोथ और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना था। नाउ द की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं? In an effort to fulfill the aspirations of all the Indians, the makers of our constitution did not hesitate to borrow many provisions of our constitution from other countries which had already experienced with democracy. So, in an effort to fulfill the aspirations of all the Indians, जितने भी इंडियंस हैं उनके जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करने का एक प्रयास किया गया था। सो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हेजिटेट। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि वो इसके एक एक प्रोविजंस जो हैं वो अलग अलग कंट्री से बोरो किए हैं। सो फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया adopted a parliamentary form of government from the British Constitution. इंडिया ने parliamentary form of government ब्रिटिश गवर्नमेंट constitution से adopt किया है। Under the parliamentary system, the head of the state may be a monarch or a president. और parliamentary system में क्या है? head of the state monarch हो सकते हैं या फिर president. However, their position is ceremonial. जबकि उनकी position क्या है? ceremonial है। जो real power है ऐसे system में वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होता है। ऑल ऑफ होम आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, और वो सारे लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं। दे आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया एडॉप्टेड दिस कंसेप्ट फ्रॉम कनाडा। इंडिया ने इस कंसेप्ट को कनाडा से अडॉप्ट किया है। अंडर दिस सिस्टम इंडिया हैज़ 2 levels ऑफ गवर्नमेंट। इस सिस्टम के अंदर क्या है? इंडिया में 2 levels ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल में और एक स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड टायर कहाँ पे है? पंचायती राज के रूप में है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर बोथ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड है। देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पावर्स आर ऑल डिफाइंड। इनके जो भी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है, पावर्स है, ये सब डिफाइंड है। एज ए रिजल्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट देयर कंसेंट। और इसकी वजह से जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर्स को नहीं ले सकते हैं बिना उनके कंसेंट के। So the Indian Constitution divides the power of the Union and the state government on the basis of 3 lists. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर्स जो हैं वो जो ये जो पावर्स हैं यूनियन के और स्टेट गवर्नमेंट के वो 3 लिस्ट के ऊपर मतलब डिसाइड करते हैं। और वो क्या है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज ऑल्सो आउटलाइन इन दिस लिस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स ले सकते हैं ये यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट किस किस चीज़ों पे टैक्स ले सकते हैं वो स्टेट लिस्ट में दिया है। ठीक है। बोथ द गवर्नमेंट ऑपरेट विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोनों जो गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, वो ऑपरेट करते हैं उन्हीं लिमिट्स के अंदर जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किया है। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दीज ऑर्गन्स ऑफ द फॉर 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
क्या प्रोवाइड करते हैं? 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, पहला एग्जीक्यूटिव है, दूसरा लेजिस्लेचर एंड देन जुडिशियरी। लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेचर क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस लॉज, एग्जीक्यूटिव इन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, एनफोर्स करते हैं, इनको लागू करते हैं। while the judiciary is responsible for dealing with the situation that arise due to breach of laws। और जुडिशियरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रीच ऑफ लॉज का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना या एक लॉ ब्रेकिंग, जैसे जो लॉ बनाया है किसने? लेजिस्लेचर ने, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये देखना जुडिशियरी काम है। ईच ऑफ दिस ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर, ये जो ऑर्गन है ये एक दूसरे को पे चेक के रूप में काम करते हैं। एंड कंट्रोल आर्बिट्री यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। आर्बिट्री का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन जो है वो आर्बिट्री यूज़ करते हैं पावर का, तो दूसरा ऑर्गन उसको चेक करता है। नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ये कंसेप्ट फंडामेंटल राइट्स का कहाँ से मिला है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। So these rights ensure the idea of secularism, socialism, right to freedom of religion, culture and education, right to equality, right to constitutional remedies and right against exploitation for all the citizens। तो ये जो राइट्स हैं मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एंश्योर करते हैं आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म जहाँ पे हर रिलीजन को बराबर मान्यता दी जाती है। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म अभी आपको बताया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कल्चर फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन का राइट है। राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ क्या होती है? आप ये जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है, अगर ये हैम्पर होती, कोई आपसे ले लेता है, तो आप कोर्ट में जाके अपनी फंडामेंटल राइट्स को वापस एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। एंड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हैं। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्टेड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, से लिया गया है, वो किस पे बेस्ड है? कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। दे आर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, इनको एक गुड गवर्नेंस का बेसिस कंसिडर किया गया है। एंड देयर फोर सर्व एज गाइडलाइन विच शुड बी केप्ट इन माइंड बाय गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग इट्स पॉलिसीज। और इसको गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस हैं जिनको गवर्नमेंट को इसको माइंड में रख के किसी भी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना चाहिए। दीज प्रिंसिपल्स एम टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस बाय, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनका एम क्या है? टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी टू ऑल इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इनइक्वलिटी इन स्टेटस एंड इनइक्वलिटीज इन इनकम्स। ये बाय प्रोवाइडिंग मतलब ये इक्वल अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सबको, जिससे इनइक्वालिटी, जो स्टेटस में इनइक्वालिटी है और जो उनकी इनकम में इनइक्वालिटी है, जैसे कोई रिच है कोई पुअर, ये गैप जो है वो फिल हो सके। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकें। अपहोल्डिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को अपहोल्ड कर सकें। और नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म। सो द टर्म सेक्युलरिज्म वाज ए लेटर एडिशन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, ये टर्म सेक्युलरिज्म जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। इट वॉज रियलाइज्ड दैट द फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी ऑफ ए प्लूरिस्टिक कंट्री लाइक इंडिया कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली ऑन द फाउंडेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। ये रियलाइज़ किया गया कि जो फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, यूनिटी है, ये प्लूरिस्टिक का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसा कंट्री जिसमें अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसा कि जो कि इंडिया है,
यहाँ पे हम तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या चीज़, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ओनली ऑन द फाउंडेशन ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के ऊपर ही हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो सेकुलरिज्म हियर मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज़ नाइदर अलाउड नॉर फॉलोड बाय द स्टेट। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो हम रिलीजन के ऊपर करते हैं वो ना तो यहाँ पे अलाउड है और ना ही फॉलो किया जाता है। सो इक्वालिटी इज़ एश्योर्ड टू ऑल द सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन अलग अलग होने के बावजूद भी इंडिया के सारे सिटीजन्स को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाती है। फ्रीडम ऑफ फेथ, वो किस में विश्वास करते हैं, वर्शिप एंड बिलीफ इज़ अलाउड टू ऑल। वो जिस धर्म में विश्वास करना चाहते हैं, जिनकी पूजा करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। द स्टेट इज़ टू बी इम्पार्शियल टूवर्ड्स ऑल रिलीजन। तो स्टेट जो है उनको इम्पार्शियल होना है, सारे रिलीजन्स को लेके किसी रिलीजन की तरफ वो पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं। फर्दर मोर द स्टेट कैनॉट अडॉप्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। जैसे कोई कंट्री है ना, मुस्लिम कंट्री, कोई हिंदू कंट्री है, तो इस तरह से यहाँ पे नहीं हो सकता है। स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन के रूप में नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पॉलिटिकल एंड्स इज़ प्रोहिबिटेड। मैनिपुलेशन क्या होता है, हेर फेर। जैसे आपके रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ कोई खिलवाड़ करे, कोई हेर फेर करे, आप हिंदू हैं, आप कोई मुस्लिम बनाने की कोशिश करें, या आप मुस्लिम आप कोई हिंदू बनाने की कोशिश करें, ये जो है इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए रिजिड डॉक्यूमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है। इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी it allows the government to make changes to the laws by amending the constitution। जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, उसकी नीड्स भी चेंज हो रही है, तो उसके रेस्पॉन्स में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो अपने लॉज में अमेंडमेंट कर सकें, अपने लॉज में चेंजेस कर सकें बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दिस सेंस इट इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इस सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है which like a living being keeps responding to the different situations that arise from time to time। जो कि हमेशा रेस्पॉन्ड करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग बीइंग की तरह से डिफरेंट सिचुएशंस जो अराइज हो रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम उससे रेस्पॉन्ड करते हैं, उस हिसाब से अपने लॉज को अमेंड करते हैं। Based on the revolutionary ideas of equality, liberty and fraternity, our constitution continues to be an instrument of the social change and welfare। तो किस पे बेस्ड है ये, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट कंटिन्यूज टू बी एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है ऑफ सोशल चेंज एंड वेलफेयर। सोशल चेंज और वेलफेयर के इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।